एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है, मस्त मजे से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेंसेशनल टॉपिक, जिसका नाम है वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे आप द्विकुंडलीय मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा राइम से हटके थोड़ी सी आपको स्टोरी बताना चाहूंगी। डीएनए कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई कि इसकी खोज के लिए इतने सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। सबसे पहले डीएनए की खोज का श्रेय जाता है किसको? मिशर को। हमने फर्स्ट डे इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि डीएनए की खोज की थी किसने? मिशर ने। ठीक है, डीएनए की खोज का श्रेय किसे जाता है? मिशर को। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी, इसकी संरचना पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें मिड में होती है शर्करा, एक तरफ होते हैं फॉस्फोरिक एसिड यानी कि Pa फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, चारों में से कुछ भी हो सकते हैं। ये तीनों एक के बाद एक बॉन्डिंग से जुड़कर एक तरफ की संरचना बनाते हैं। और जब आपको दूसरी तरफ की संरचना चाहिए तो नाइट्रोजनी क्षार वापस से जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षार से, फिर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा सुगर से, और सुगर जुड़ी होगी किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। इस प्रकार दूसरे तरफ का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कंप्लीट होगा, और जो डीएनए है वो द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसी द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर में क्या क्या खासियत है, इसकी लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार कैसे व्यवस्थित है, इसको समझाने के लिए आज हम समझेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि दिया गया था किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। इसको समझाने से पहले दो और साइंटिस्ट का हम जिक्र करेंगे बेटा, जिनका नाम था विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या नाम है साइंटिस्ट का? विल्किंस और फ्रैंकलिन। ठीक है, पूरा पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लेते हैं ना। विल्किंस और फ्रैंकलिन नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रैक्टिकल किया। इनका जो प्रैक्टिकल था वो था डीएनए के ऊपर और डीएनए की रवेदार संरचना के ऊपर। रवेदार डीएनए के ऊपर इन्होंने एक्स-रे, जो हमारी एक्स किरणें होती हैं, इसका विवर्तन करवाया, एक्स किरणों को की बौछार करवाई, और एक्सरे विवर्तन के द्वारा इन्होंने डीएनए की संरचना बताई। मैं अभी यहाँ तक नहीं आई हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना मैडम बहुत फास्ट जा रही है, चलो थोड़ा स्लो पिच में चलते हैं, ध्यान से सुनना। विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक दो वैज्ञानिकों ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया डीएनए के ऊपर, रवेदार डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। इन्होंने कराया एक्सरे विवर्तन, और एक्सरे विवर्तन के बाद इन्होंने डीएनए की संरचना बताई। इन्होंने जो डीएनए की संरचना बताई उसमें इन्होंने, ये सामने बड़ा अच्छा सुंदर सा डीएनए मैंने बनाया है, ठीक है, प्रयास किया है बनाने का। इस डीएनए में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो समझाने का प्रयास इन्होंने किया। कि इन्होंने, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, इन्होंने दो तीन ही पॉइंट बोले थे बेटा, कि एक तो डीएनए आपस में कुंडलित होता है, ठीक है, दिख रहा है कि भैया ये आपस में कैसा है? कुंडलित है। दूसरा, इसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार व्यवस्थित हैं, ये भी इन्होंने बताया। और तीसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये थी कि इसकी लंबाई कितनी है, मतलब एक लूम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इतना, ये जो एक लूप है, इतना हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी है, डीएनए की कुल लंबाई कितनी है, साथ ही साथ डीएनए की मोटाई यानी कि व्यास कितना है, ये सब किसने बताया? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो भी रिजल्ट दिए, जो भी डीएनए की संरचना बताई, उसके आधार पर ही हमारे दो और वैज्ञानिक आए, और उन दो महान वैज्ञानिकों का नाम है क्या? तो पहले इनको हटाओ, ये इतना आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिखना ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो आपसे बन जाए, क्योंकि आगे इनका कहीं जिक्र नहीं मिलने वाला।
अब हम जिन वैज्ञानिकों की बात करेंगे उन वैज्ञानिकों का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, और इनने भी अपना जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो दिया है 1953 में। तो जो दो वैज्ञानिकों का जिक्र हमने ऊपर किया, उनने जो दो निष्कर्ष दिए, उन निष्कर्षों को आधार माना और उन निष्कर्षों के आधार पे वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए मॉडल दिया, अपने नाम से एक डीएनए मॉडल ही दे दिया पूरा, ताकि इनका नाम भी थोड़ा सा हिस्ट्री में ऐड हो जाए। और इन्होंने जो डीएनए का मॉडल दिया उसे ही कहा जाता है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, विच इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसके क्या क्या निष्कर्ष हैं, क्या क्या पॉइंट है, अब हम उसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये है बेटा डीएनए की संरचना। इसके अंदर कितना क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, और आगे भी हम इसे अच्छे से अभी समझेंगे। मेरा डीएनए थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। अब थोड़ा ठीक लगने लगा है ना। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको डीएनए का दिख रहा है, इस डीएनए में क्या क्या होता है और कैसे व्यवस्थित होता है, यही बताया है किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो सबसे पहला पॉइंट जो इनका है बेटा वो ये है क्या, कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर सबसे इधर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो, और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मिड में कौन होती है, शर्करा, और दूसरे तरफ कौन होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। एक तरफ होता है फॉस्फोरिक एसिड और ये सर्कुलर मोशन में जुड़ा होता है। तो मिड में बीचों बीच में है शुगर, और वो शुगर होगी बेटा यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे शुगर है, जहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे क्या है, बीच में शुगर है, और इसके दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनी क्षार। आगे फिर रेड में भी नाइट्रोजनी क्षार, ग्रीन में भी नाइट्रोजनी क्षार, और वापस से जब हम ब्लू आएंगे तो ब्लू में फिर से किससे मिल जाएगी, कौन, शुगर। तो इस प्रकार डीएनए में जो रीढ़ है, यानी कि बीच वाला जो हिस्सा है, उस रीढ़ का काम करती है कौन, शर्करा। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि मनुष्य में जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर है डीएनए। खैर इतनी लंबी स्टोरी हमें डिस्कस नहीं करनी, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसकी, कि डीएनए के अंदर रीढ़ यानी कि सेंटर पॉइंट का काम कौन करती है, शर्करा, और शर्करा से जुड़े होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार से वापस जुड़ा होता है नाइट्रोजनी क्षार, और आगे नाइट्रोजनी क्षार वापस से किससे जुड़ा होगा, शर्करा से, और दोनों तरफ शुगर यानी कि शर्करा से जुड़े होते हैं कौन, फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डीएनए में रीढ़ का काम करती है कौन, शर्करा। कौन सी शर्करा, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए की शर्करा का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, डीएनए की जो रीढ़ है वो रीढ़ है कौन, शर्करा। डीएनए की रीढ़ यानी कि सेंटर पॉइंट जो है वो है शर्करा, और इसी शर्करा से आगे जुड़े होते हैं बेटा नाइट्रोजनी क्षार, और नाइट्रोजनी क्षार अंदर की तरफ, दोनों तरफ डीएनए में धसे होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार अंदर में दोनों की तरफ धसे होते हैं। शर्करा से जुड़े होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, जो कि अंदर की तरफ निकले होते हैं, डीएनए में अंदर की तरफ निकले होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। डीएनए में रीढ़ यानी कि सेंटर पॉइंट का काम कर रही है शर्करा, और शर्करा से जुड़े होते हैं अंदर की तरफ नाइट्रोजनी क्षार। दो नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं, और अगले वाले नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ी होती है वापस से शर्करा। इस प्रकार टोटली दोनों श्रृंखलाओं में जो रीढ़ है, सेंटर पॉइंट है, उसका काम कर रही है कौन, शुगर यानी कि शर्करा। दूसरा, डीएनए में दो कुंडलियां होती हैं, ये एक, ये दो, इसीलिए इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने
ये जो है एक कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है और दोनों कुंडलियां आपस में लिपटी होती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ठीक है, ये कह रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक सर। उनका कहना है, पहला पॉइंट जो मैंने बोला था वो। दूसरा ये है कि डीएनए जो है इसमें दो कुंडलियां होती हैं और दोनों कुंडलियां आपस में लिपटी हुई होती हैं। डीएनए में दो कुंडलियां यानी कि दो श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में लिपटी हुई होती है, ठीक है, आपस में लिपटी हुई होती है। एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला और दोनों आपस में लिपटी हुई है। दोनों श्रृंखलाएं बेटा प्रति समांतर होती हैं। अब इसका मतलब मैं समझा रही हूं। दोनों श्रृंखलाएं या दोनों कुंडलियां जो हैं प्रति समांतर होती हैं। अर्थात अगर इसका एक सिरा है, किसका, डीएनए का एक सिरा है 5' to 3', तो जो दूसरा सिरा है बेटा वो होगा 3' to 5', और ये होता है बॉन्डिंग के द्वारा। जो हमने बॉन्डिंग समझे थे ना, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी क्षार की, उनकी बॉन्डिंग के द्वारा। ये है शर्करा, ठीक है। इस शर्करा से जुड़ा होता है H3PO4, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे होता है फिफ्थ कार्बन जो कि होता है CH2OH, और इसी से जुड़ता है कौन, H3PO4, ठीक है। तब ये फिफ्थ नंबर का कार्बन, अगर ये जुड़ना स्टार्ट हुआ 5वें नंबर कार्बन से और एक तरफ के स्ट्रक्चर में ये जाके खत्म हुआ 3रे नंबर के कार्बन पर, ये जो जुड़ना है वो स्टार्ट हुआ 5वें नंबर के कार्बन से, लेकिन आखिरी में जब इससे कोई दूसरा H3PO4 का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो 3रे नंबर के कार्बन से जुड़ेगा स्ट्रक्चर में आखिरी में, तो वो श्रृंखला होती है 5'3', ठीक है, 5'3'। और अगर इसका उल्टा होता है, उल्टा कैसा कि उल्टे तरफ, दूसरे तरफ से जुड़ना स्टार्ट होता है 3रे नंबर से और आखिरी वाला जो है वो जुड़ता है 5वें नंबर के कार्बन पर, तो श्रृंखला होती है बेटा 3', 5', और दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर ही आपस में जुड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं, वॉटसन एंड क्रिक सर कह रहे हैं कि दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। अगर एक सिरा है बेटा 5' to 3', तो दूसरा सिरा होगा 3' to 5'। आपका पॉइंट ये रहेगा कि दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर एक सिरा 5' to 3' है, 5' to 3' है, तो दूसरा सिरा 3' to 5' होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला यानी कि चौथा नंबर पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो डीएनए की लंबाई है, डीएनए की जो कुल लंबाई है वो ना बता के हम पहले बताएंगे डीएनए के एक लूप यानी कि एक टर्न, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ जाके टर्न लिया, इसको हम बोल रहे हैं डीएनए का एक टर्न। एक टर्न की जो लंबाई होती है बेटा वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है टर्न और फिर यहाँ पे जाके फिर से मुड़ गया, इतना पूरा हिस्सा डीएनए के एक टर्न की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, विच इज योर फोर्थ पॉइंट। डीएनए के एक टर्न की लंबाई या एक पूर्व मोड़ की लंबाई, इसको बोलते हैं बेटा एक पूर्व मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। डीएनए के एक पूर्व मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए का व्यास यानी कि डीएनए की मोटाई, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक इसकी मोटाई या जिसे हम कहेंगे व्यास, वो होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम।
डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, आप यहाँ लिख सकते हो, और डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर ये जो एक पूर्व मोड़ है बेटा, इसके अंदर 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। एक पूर्व मोड़ यानी कि एक टर्न में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। क्षारक युग्म वो जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन युग्म पाए जाते हैं, जिसमें एक दो क्षारक युग्म के बीच की दूरी, अब मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? 34। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसके अंदर 10 है, तो 10 के बीच की जो दूरी होती है, एक एक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने क्या बोला? एक पूर्व मोड़ की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, और इस एक पूर्व मोड़ में 10 क्षारक युग्म है, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, एक एक के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हाईलाइटेड पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखने हैं कि एक पूर्व मोड़ की लंबाई कितनी है, डीएनए का व्यास कितना है, इसकी श्रृंखला में जो दोनों कुंडियां हैं वो आपस में कैसे लिपटी हैं, क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी है, ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट आपका ये रहेगा कि पहले ध्यान से एक बार और समझो, है ना। ये है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसमें दोनों कुंडलियां आपस में लिपटी हुई हैं। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये कहना है वॉटसन एंड क्रिक का, और इन्होंने ये जो निष्कर्ष दिए जो सारे आप पढ़ रहे हैं वो दिए हैं 1953 में। और इसका आधार क्या था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किन किन के निष्कर्षों के आधार पर, यानी कि विलिकिंस और फ्रैंकलिन जो हैं उनके निष्कर्षों के आधार पर वॉटसन एंड क्रिक ने अपना ये मॉडल दिया है, जिसमें उन्होंने डीएनए के अंदर क्या क्या है, डीएनए कैसा है, यही बताया है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, सबसे पहला पॉइंट तो डीएनए की जो रीढ़ है यानी कि जो अंदर का मिड पॉइंट है वो बना होता है सुगर का, और शर्करा के अंदर की तरफ धसे होते हैं कौन? नाइट्रोजनी क्षार, जो डीएनए में अंदर खुलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो बोलता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो आपस में लिपटी हुई हैं बॉन्डिंग के द्वारा। फिर तीसरा पॉइंट है वो बोलता है कि दोनों श्रृंखलाएं, ये जो दोनों श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के प्रति समांतर है। एक श्रृंखला अगर 5' to 3' है तो दूसरी श्रृंखला 3' to 5' होगी। वो मैंने आपको बताया कैसे होता है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया है बेटा कि इसके एक टर्न की लंबाई इतना, यहाँ तक का जो पूर्व मोड़ है इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसके बीच में 10 क्षारक युग्म होते हैं, और इन 10 क्षारक युग्म के बीच में एक एक के बीच की आपस की दूरी, मतलब यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक क्षारक युग्म में ये, दूसरा क्षारक युग्म में ये, इन दोनों के बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो मोटाई है जिसको आप कह सकते हो डीएनए का व्यास, आधा अगर होता है तो त्रिज्या, पूरा है तो व्यास, और व्यास होता है बेटा 20 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट आपका ये है कि डीएनए के अंदर देखो कौन दिख रहे हैं? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। ये अगर ए है तो ये होगा टी, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा
होता है, लेकिन ए टी के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ए डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? टी के साथ। और जो सी है वो हमेशा जी के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। इसको आप कह सकते हो कि ये क्षारक पूरकता का क्रम है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ेगा और दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि पहले सी होगा या पहले ए होगा। अगर कहीं जी आया, यहाँ जी आया तो इसके साथ सी जुड़ा होगा, अगर टी आया है तो इसके साथ ए जुड़ा होगा। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये दोनों हमेशा आमने सामने होंगे और ये दोनों भी हमेशा आमने सामने होंगे। और ये जो पूरे परिणाम है ये दिए गए थे वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। कब दिए गए वो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो खत्म होता है बेटा। एक बार और रिवाइंड कर लेना, कहीं कुछ छूटा हो तो बुक आपके पास है, कोई मेजर पॉइंट अगर छूटा हो तो मैं देख लेती हूँ। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आपको इस मॉडल में बता दिया। और साथ ही साथ कुछ छूटा हो तो आपके पास एनसीईआरटी है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से आपके वाटसन एंड क्रिक मॉडल के सारे पॉइंट्स यहाँ कवर होते हैं। कुछ अगर आपको डाउट्स हो इस टॉपिक पे तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें जितना भी मैंने यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया है वो सारी की सारी समझ में आई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने बोल के आपको बताया है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्या कर सकते हैं, मैडम ने तो पूरा प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, आप वे भी जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। इंस्टाग्राम अपडेट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हमने एक नीचे अपडेट सेक्शन बनाया है, वहाँ पे हम पीडीएफ और जो भी अपडेट होती है वो डालते रहते हैं। जिस किसी ने इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है भी जाइए अभी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं। क्विज जो डाल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में और इतने कम टाइम में अब हमें अपनी तैयारी फास्ट एंड फास्ट करनी है, जितना ज़्यादा हो सके कवर करना है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।